अच्छा, आप लोग बीच में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अनम्यूट करके किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उस टाइम अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आप मुझसे वो प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अनसर्टेनिटी का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके लिए देखें, सबसे पहली चीज आपने जो इक्वेशन होती है उसको पहले हाईलाइट करना है या देखना है कि अच्छा भाई इक्वेशन क्या है, फिर उसके अंदर जो कंटेंट है उसको केयरफुली देखना है। इसमें डी डायमीटर है, आई करंट है, एल लेंथ है और रो रेजिस्टिविटी है। उसके बाद यहाँ देखें सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, आपने रेजिस्टिविटी की वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, रेजिस्टिविटी। लेकिन यहाँ पे जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सब्जेक्ट है। सो पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप रेजिस्टिविटी को इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे। तो रेजिस्टिविटी जो है वो हो जाएगा V इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4Li। Okay, hold on. 4L into I, ये तो पहला काम। अब सेकेंड आपने ये देखना है कि इसमें से आपके पास कौन सा रूल आपने यूज करना है। आपको याद होगा हमने रूल पढ़े थे, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज जिसमें क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, और एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। So of course all these terms are being multiplied and divided, so we have to use multiplication division rule. Okay, अब चूंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो आपको इन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन बिफोर यू डू दैट आप देखें ये पाई कांस्टेंट है और 4 कांस्टेंट है, तो यू विल इग्नोर देम, राइट, यू विल इग्नोर देम। मतलब पाई और 4 को आप यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन के अंदर। अब यू आर लेफ्ट ओनली विद 4 थिंग्स, V, D, L और I, और ये चीजें यहाँ लिखी हुई हैं V, D, L और I। इसका मतलब है ये जो अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज गिवन है यही आपके फॉर्मूला के अंदर है, पाई और 4 को इग्नोर करके। प्लस एक और चीज देखें, D के साथ स्क्वायर भी है। D के साथ क्या है, स्क्वायर, ठीक है। ये जो D है इसके साथ ये स्क्वायर है 2, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब द थिंग इज कि आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला रूल लगाना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन है तो आपने उन सबको ऐड करना है, मतलब V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, D की, L की, I की, इन सबको ऐड करना है। बट चूंकि D के साथ पावर 2 है तो आपने फिर उस पर पावर रूल भी लगाना है, मतलब D के परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। D का जो भी एरर होगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें जो है वो ऐड करेंगे। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहीं पे मैं सॉल्व करूं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में इन सब की एरर्स को ऐड करना है। तो V का एरर देखें कितना है, V का एरर है 3.5%। बहुत सारे लोगों ने ये सही किया, कुछ लोगों ने ये नहीं किया, 3-4 लोगों ने नहीं किया, बाकी सब ने एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है। लेकिन फिर मेजॉरिटी ने ये 2 वाला स्किप किया, D को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। सो प्लस 2 इंटू D की अनसर्टेनिटी 3%, प्लस L की अनसर्टेनिटी 2.5%, प्लस I की अनसर्टेनिटी 2%। तो व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दिस टुगेदर तो आपके पास इसका आंसर आता है 14%। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी के अंदर अनसर्टेनिटी है 14%। अगेन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल, उसके बाद इस पे पावर रूल, क्योंकि D जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद लास्टली आपने इन सबको ऐड किया। ओके, आप देखें बेटा नेक्स्ट जो है इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो, दैट कम्स टू बी 14%। नेक्स्ट वो कहता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रो बताओ। तो यू नो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम इस तरह लिखते हैं, डेल्टा रो ओवर रो इनटू 100% इज इक्वल टू 14%। अब आप इसमें रेजिस्टिविटी देखें, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये गिवन है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट विद ब्लू। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है जो 4.1 इंटू 10⁻⁷ है। इट मींस कि आप जो है यहाँ से जब आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो 100 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएगा,
और रो को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होगा, तो 4.1 इंटू 10⁻⁻7। अब इसका आपका आंसर जो है वो आता है 5.7 इंटू 10⁻�8। तो अब ये आप अनसर्टेनिटी लिख सकते हैं इसी तरह 2 sig fig में, क्योंकि सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखनी है तो आपका सिंपल ये आंसर होगा, इसमें आप 1 sig fig में इसको नहीं लिखेंगे। थर्ड पार्ट जो मैंने खुद बनाया हुआ था, इंक्लूड किया हुआ था, कि यू हैव टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी विद द मेजर्ड वैल्यू लाइक दिस। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं अनसर्टेनिटी को, ये जो अनसर्टेनिटी है, और इसका रूल ये होता है कि इसको आपने 1 sig fig में लिखना होता है, 1 sig fig। तो और उसके बाद इसकी सेम पावर होनी चाहिए एज दैट ऑफ अनसर्टेनिटी, सेम पावर ऑफ 10। तो अनसर्टेनिटी की पावर चूंकि 10 पावर मेजर्ड वैल्यू जो रेजिस्टिविटी है उसकी पावर 10 पावर -7 है और ये -8 है, तो आपको इसको -7 पहले बनाना है। तो -7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5.7 इंटू 10 पावर -8 है, इसको आप पहले बनाएं -7, तो ये ऐसे -7 आ जाएगा। -7 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपने जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 4.1 इंटू 10 पावर -7 है, तो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू की जो 10 की पावर है वही आपकी अनसर्टेनिटी की 10 की पावर होनी चाहिए, ये डिफरेंट नहीं हो सकते। जैसे यूनिट सेम होते हैं इसी तरह 10 की पावर भी सेम होने चाहिए। ओके, सो उसके बाद आप इसको 1 sig fig में करें तो 0.57 को 1 sig fig में करें तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 इंटू 10 पावर -7। तो आप यहाँ पे लिख दें 0.6 इंटू 10 पावर -7। तो ये आपका अनसर्टेनिटी का पोर्शन कंप्लीट हो गया जो 1 sig fig में है और सेम पावर ऑफ 10 में है। उसके बाद चूंकि इसमें dp 1 है, 0.6 में 1 dp है, तो आपने क्या करना है कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें भी उसको भी आपने 1 dp में लिखना है, तो वो तो ऑलरेडी ही 1 dp में गिवन है। सो दैट्स व्हाई आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। सो दैट इज योर कंप्लीट आंसर, राइट। आप एक दफा इसको देख लें, मैंने क्या किया है, रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद मैंने जो अनसर्टेनिटीज परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन है उनको ऐड किया है, लेकिन चूंकि इसमें डायमीटर स्पेशल था, उसकी पावर 2 थी, तो जो डायमीटर है उसकी अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। और वो मैंने कहाँ किया है, ये मैंने डायमीटर की अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इस जगह पे, क्योंकि डायमीटर की पावर जो है वो 2 है, दैट्स व्हाई। और उसके बाद नेक्स्ट आपने सिंपली ऐड किया, और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली है वो कैसे निकाली है, पहले मैंने इसका जो है वो इसका फॉर्मूला लिखा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी भाई 14% है, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इनटू 100, ये 14 और इक्वल टू 14। फिर आपको डेल्टा रो निकालना है जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो 100 को भी उस साइड पे शिफ्ट किया, रो को भी उस साइड पे शिफ्ट किया, फिर आपके पास आंसर आया 7.5 इंटू 10 पावर -8। हमने इसको -7 में करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमने इसकी पावर की वैल्यू सेम बनानी है एज दैट ऑफ इट्स मेजर्ड वैल्यू जो कि रेजिस्टिविटी है, तो वो -7 में है, तो मुझे इसको -7 बनाना है, मैंने इसको -7 में कन्वर्ट किया। फिर मुझे इसको 1 sig fig में लिखना है, तो 0.57 को 0.6 लिख लिया, और दैट्स हाउ आई हैव एक्सप्रेस्ड माय आंसर। अब इन दोनों मेजर्ड वैल्यू और अनसर्टेनिटी की क्या दो चीजें सेम है, एक इनकी 10 की पावर सेम है, और एक इनके डेसिमल प्लेसेस सेम है, और एक इनकी यूनिट सेम है, 3 थिंग्स आर सेम। ओके, और डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है कि जो अनसर्टेनिटी है उसमें 1 sig fig है, 0.6 में 1 sig fig है, और जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें 2 sig fig है। तो इनके आपस में sig fig को हम कंपेयर नहीं करते यहाँ पर, राइट। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन 1। अगर इसमें कोई डाउट होगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, you will unmute yourself and you will talk about that doubt, right? Okay, अगर नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स आप अनम्यूट नहीं करेंगे और नहीं बोलेंगे, इट मींस कि अंडरस्टूड है कि आपको समझ आ गई है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये भी कुछ लोगों ने गलत किया, ज्यादातर ने ठीक किया। इसमें आपके जो है वो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर की बात थी, और ये आपका टॉपिक जो है ना वो ग्राफ वाला था, और ये हमने क्लास में किया हुआ है कि अगर आपकी 2 क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जिस तरह करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जो उसने ऊपर बताया हुआ है कि रीडिंग्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज फॉर फिक्स्ड रेजिस्टर्स, द रेजिस्टर्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। अच्छा, अब
जाहिर है ये उसने नहीं कहा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वी ऑलरेडी नो ओहम्स लॉ फ्रॉम आवर नॉलेज, ओहम्स लॉ, कि भाई ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट्स व्हाई इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होना चाहिए इन एनी केस। अब बेटा ये अगर आप इसकी स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ करें, इसको मैं रूलर लेके और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से देखें, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप देखें इसमें ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। हाँ अस्जद, यू आर राइट, ग्राफ शुड पास थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल। अब देखो इसमें आपने ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक और बात है ना, आपने जबरदस्ती ग्राफ को ओरिजिन से पास नहीं करवाना। आप सारे पॉइंट्स का ट्रेंड क्या बन रहा है, यू हैव टू मेक द बेस्ट फिट लाइन। तो बेस्ट फिट लाइन तो जो मैंने बनाई है वो बन रही है। अब इसमें जाहिर है वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, देखें यहाँ पे क्या है, ये वाई इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ये ओरिजिन से तो नहीं पास कर रहा। अगर ये ओरिजिन से पास ना करे तो इसमें सिस्टमैटिक एरर होता है, राइट, क्योंकि ओरिजिन से तो स्टार्ट होना चाहिए था, इसलिए हम कहेंगे भाई इसमें सिस्टमैटिक एरर है। अब रैंडम एरर देखें, रैंडम एरर होता है स्कैटरिंग ऑफ पॉइंट अराउंड द लाइन। अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं और देखें अपनी राइट साइड पे देखें स्क्रीन पे, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इट मींस दिस शोज कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ रैंडम एरर इन योर रीडिंग्स, क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर वेरी स्कैटर्ड। सो इवन अभी आप प्रैक्टिकल भी जो कर रहे हैं, इन सब में अगर आपका ग्राफ ऐसा बनता है कि आप बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं और फिर आपके सारे पॉइंट लाइन के बहुत क्लोज हैं या ऑन द लाइन है, तो दैट विल इंडिकेट टू द एग्जामिनर दैट you have committed less random error. It means कि आपको उसका वो क्रेडिट देगा। अगर आपका एक या दो पॉइंट ज्यादा अवे होंगे तो इसका मतलब ये है कि देयर आर रैंडम एरर्स इन दोज रीडिंग। जो पॉइंट बहुत अवे होते हैं वो रैंडम एरर को शो करते हैं कि भाई आपने वो रीडिंग केयरफुली नहीं ली, दैट्स व्हाई उस पर आपका 1 मार्क क्वालिटी मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो दैट्स हाउ वी से कि भाई आपके जो पॉइंट्स है ना वो बिल्कुल लाइन के आसपास होने चाहिए, बिल्कुल करीब होने चाहिए। ओके, सो इसका मतलब है कि इसमें चूंकि कोई स्कैटरिंग नहीं है, नो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग नहीं है ना, इट मींस कि इसमें रैंडम एरर भी नहीं है। सो नो रैंडम एरर इज देयर, सो दैट्स हाउ इसका ऑप्शन सिर्फ क्या था, डी था, क्योंकि इसमें सिर्फ सिस्टमैटिक एरर है। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है ये एस्टिमेशन से रिलेटेड था। अब दैट्स अगेन बेस्ड ऑन योर नॉलेज कि जो करंट इन फैन हीटर है वो 12 एम्पियर। यस, जो हीटर जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, माइक्रोवेव, एसी, इन सब में हाई करंट होता है, तो 12 एम्पियर। मास ऑफ एडल्ट पर्सन 70 केजी। यस, क्योंकि हमने तो नॉट बताना है ना, जो नॉट रीजनेबल। स्पीड ऑफ ओलंपिक स्प्रिंटर 10 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थी। यस यस यस, तीनों तो हमें पता है कि होता है। द ओनली थिंग वाज this last one, water pressure at bottom of Gordon pond 10 power 6। अब देखो ये हमें कैसे पता है, अगर किसी को नहीं भी पता तो ये तो पता है ना उसको कि भाई ये चीजें तो होती हैं, तो वो कहेगा यार ये चूंकि मुझे पता नहीं है, 3 कंफर्म है इसलिए ये आंसर, ये वैल्यू गलत है इसलिए यही मेरा आंसर होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपने अभी वो लेवल्स में पढ़ा है, वो होता है 1 × 10 पावर 5 पास्कल, और फिर लिक्विड प्रेशर होता है रो जी एच। ये आप लिक्विड प्रेशर इस तरह निकालते हैं, रो जी एच से निकालते हैं ना। अब आप देखिए वाटर पॉइंट जो गार्डन में है उस कितना वो डीप होगा, उसकी बॉटम कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 मीटर होगी, 2 मीटर हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना। तो लेट्स से, हाँ एग्जैक्टली, यस यू राइट अशरत, इट इज टू मच प्रेशर। तो आप अगर निकालना भी चाहें तो डेंसिटी 1000 है, जी 10 है लेट्स से, और डेप्थ लेट्स से जो है अगर आप 1 मीटर भी कर लें तो ये प्रेशर 1000 आता है, सिर्फ 1000 पास्कल। तो 1000 और उधर 10 पावर 6 है, 10 पावर 6, 1 2 3 1 मिलियन, 1 मिलियन इज टू मच। इसका मतलब है ये ऑफ कोर्स डी इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन। सम टाइम बेटा यू हैव टू थिंक, अब जिनका गलत हुआ है ना, दे हैव टू थिंक, not, you cannot memorize everything, you just have to think logically sometime to get to the answer. ओके हैदर, हाँ जी बेटा, आपके टेस्ट में नहीं था, आपका टेस्ट मैंने अलग बनाया था। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन वो था जिसने सबको चैलेंज किया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन डिलिबरेटली मैंने थोड़े से डिफिकल्ट डाले थे जस्ट टू चेक
कि हाउ मैनी ऑफ यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। अब जरा इसकी स्टेटमेंट को देखें। A particle travels in a straight line with speed v। अब उसने ये तो नहीं कहा ना कि नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट किधर जा रहा है। तो आप जिधर मर्जी बना लें, डायग्राम बनानी है तो हम कहते हैं भाई उसकी डायग्राम जो है वो लेट से ये जा रहा है जी स्ट्रेट लाइन और v से जा रहा है। ओके, देन वो कहते हैं कि the particle slows down and changes direction, the new speed of particle is v/2। अब वो स्लो डाउन होके डायरेक्शन चेंज करता है, उसने ये भी नहीं बताया कि किस तरफ डायरेक्शन चेंज करता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर जाता है, लेकिन उसकी स्पीड v/2 हो जाती है। ओके ठीक है, v/2 हो गई तो ये हम कहते हैं कि भाई उसकी लेट्स से कि वो अब इस डायरेक्शन में ये जा रहा है तो ये इसकी स्पीड v/2 होगी। आप कोई भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ बना दिए। द न्यू वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट, the new velocity has a component of v/4 in the same direction as initial path of particle। ये सबसे important line है। The new velocity has a component of v/4। इसका मतलब है कि इसकी जो original velocity ये v थी, इसके along जो component है वो v/4 है और जाहिर है वो इसी से डिस्प्लेस हुआ है तो ये एंगल थीटा होगा। v जो है उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, राइट, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये ब्लू से, ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी और उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, चेंज होके वो इधर चला गया और उसने कहा कि अच्छा ये जो v/2 है इसका एक कंपोनेंट v/4 ओरिजिनल डायरेक्शन में v के अलोंग एक्ट कर रहा है। ओके, अब वो कहते हैं थ्रू विच एंगल द पार्टिकल टर्न। अच्छा, एंगल बताना है ये कि कितने एंगल पे वो टर्न उसने लिया। तो अब हम इसका मतलब है ये हम कहेंगे कि देखो भाई ये तो क्वेश्चन ऐसा बन गया कि ये फोर्स है और ये एंगल है और हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, ये हमें पता है कि भाई कितना है। अच्छा, अब ये v भी पता है, कहता है बताओ एंगल बताओ कितना होगा, राइट। तो आप ये कहेंगे कि देखें भाई ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज v/4 दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेक्टर व्हिच इज v/2 इनटू cos थीटा। क्योंकि ये थीटा के साथ है तो ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये सॉरी थीटा के साथ है तो ये cos थीटा होगा फॉर श्योर। मैंने आपको बताया था थीटा के साथ हमेशा cos थीटा होता है। अब आप देखें जो चीज कैंसिल होती है कैंसिल कर दें, ये v/4 का कंपोनेंट है यानी कि FH ये कट गया इस v से क्योंकि दोनों v हैं। उसके बाद ये 2 इससे कट गया, यहाँ 2 आ गया तो इट मींस कि आपके पास वैल्यू आ गई 1/2 इक्वल cos थीटा। तो जब आप इसका रेसिप्रोक इनवर्स लेंगे, cos इनवर्स 1/2 तो ये आपके पास 60 डिग्री आएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि cos थीटा 0.5 कब आता है, जब थीटा 60 हो, cos 60 1/2 आता है या 0.5। तो दैट्स हाउ ये ऑप्शन इसका जो है वो 60 था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें किसी को डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन आई होप I have explained every aspect of this question. In case of any doubt, you can unmute, you can talk about that. If you don't want to unmute yourself, you can write in the message, in the chat. ठीक है, जिस तरह ये हैदर ने कहा है कि जी मेरा तो वो क्वेश्चन ही नहीं था, तो वो बाद में इसके टेस्ट में ढूंढेंगे। और जी बेटा। सर हम इस क्वेश्चन को हेड टू टेल रूल से कर सकते थे किसी तरह? हाँ जी, हेड टू टेल रूल से भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन में v है, फिर उसकी डायरेक्शन लेट से चेंज हुई और ये थीटा एंगल पे गया तो वो v/2 हो गया, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो v/4 है, ठीक है, v/4। तो अब आप एंगल बताओ, तो आप इसको v/4 करेंगे, इसको v/2 करेंगे, ठीक है, v/2। लेकिन v/2 तो रिजल्टेंट है ना, हाँ v/2 तो रिजल्टेंट है तो इसका दूसरा कंपोनेंट ये होगा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल। और फिर ये खुद v/2 है, एक्चुअल वेक्टर है और ये एंगल थीटा आपने निकालना है। तो आप इसमें चूंकि ये 90 डिग्री पर है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। मतलब आप ट्रायंगल बना लें ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। आपको पता है कि जो एक लेट्स से अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें एक ये v/2 से जा रहा है
तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो v/4 है, ये एंगल आपने निकालना है। और दूसरा कंपोनेंट जाहिर है वर्टिकल है, हमें नहीं पता वो कितना है, लेकिन चलो वो v कर दूं वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन ये हमें नहीं पता कि ये कितना है। तो अब आप इनकी ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, ट्राइंगल बना लो। मतलब जिस तरह मैंने यहाँ बनाई है, देखो ये पहला v/4 यहाँ बनाया है, फिर वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ बनाया है, और ये बीच में इनका जो है वो रिजल्टेंट आ गया ये वाला। अब चूंकि दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पर हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो आप इसको हाँ वर्किंग सेम होगी बिल्कुल। अब आप इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लें, ठीक है। कौन सी रेशियो लगाएंगे, इसमें आप कॉस लगाएंगे, क्योंकि आपको v/4 बेस पता है और v/2 हाइपोटेन्यूज पता है, तो वही होगा cos थीटा इज v/4 ओवर v/2, तो cos थीटा इज 1/2, तो फिर थीटा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है सर, जी जी। ओके, ये क्वेश्चन ये हमने पहले भी किया था, उसमें वर्कशीट में भी था, ज्यादातर ने ठीक किया है, लेकिन चलो फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये यूनिट्स का क्वेश्चन था, यूनिट्स के कुछ मैंने 3-4 डाले थे जस्ट टू चेक कि भाई आप पिछला कॉन्सेप्ट आपका ठीक रहता है, रिटेन रखते हैं या नहीं। तो इसमें आपने एन की वैल्यू निकालनी थी, इंडिसेस केस है। अगर आप लोग जो शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो अपने नोट्स में देखें, उसमें हमने केस किया हुआ था इंडिसेस केस। तो आपने वैल्यू ऑफ इंडिस निकालनी होती है, जिस तरह यहाँ एन की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। आप पहले देखें कि ये सारी टर्म्स क्या है, जिस तरह वी क्या है, वी स्पीड है, ओके, के कांस्टेंट है और इसकी कोई यूनिट नहीं है, ओके फाइन। उसके बाद डेल्टा पी जो है वो प्रेशर है, ओके, और जो रो है वो डेंसिटी है। तो एवरीथिंग इज गिवन। आप सिंपल क्या करते हैं, इसकी जो यूनिट्स है वो आप पुट कर दें। जिस तरह स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, के की कोई यूनिट नहीं है तो 1 लिखें। प्रेशर, अब प्रेशर की यूनिट आपको नहीं पता तो साइड पे वर्किंग कर लें, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया। अच्छा, फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमए, और ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर मीटर से कट गया और नीचे वाला मीटर ऊपर ले गए, तो आपके पास ये यूनिट आ गई प्रेशर की, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ लिख दें किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे बेटा डेंसिटी है तो वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और ऑल पावर एन। ओके, आप देखें किलोग्राम किलोग्राम से कट गया, तो ये आया -(-1) इक्वल ये -3 जो मीटर है ये, और ये -1 है। अब आप इन दोनों को डील करें तो ये हो जाएगा m-1 + 3, चूंकि नीचे वाला -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, s-2 = n, हो जाएगा m(s-1) और m(2s-2n). तो अब आप देखें, एक काम आप और भी कर सकते हैं कि ये जो 2 है ना, इसको कॉमन ले लें और कॉमन लेके n के साथ लिख दें बाहर पावर में। तो अब आप देखें कि इधर ms-1 जो है इसकी पावर 1 है और इधर ms-1 की पावर 2n है। तो पावर्स जब बेस इक्वल हो तो मैथ्स में आप पढ़ते हैं कि पावर भी उनकी इक्वल होती हैं, तो फिर इधर हो जाएगा 1 और उधर हो जाएगा 2n, तो ये 2 इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। n का आंसर जो है वो 1/2 है। ठीक है, कोई डाउट हुआ किसी को, समझ ना आई तो देखें, आप सब, आपने भी टाइम निकाला हुआ है, मैंने भी निकाला हुआ है, अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो यू मस्ट आस्क, राइट? ओके, नंबर 9 अनसर्टेनिटी, और उसमें देखो ये फॉर्मूला दे दिया है, ये भी बहुत इजी, आप जिसको अनसर्टेनिटी आती है उसको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था उससे, लेकिन जिसको नहीं पता जाहिर है वो, अब ये उनके लिए है जिनको अनसर्टेनिटी में प्रॉब्लम है, खास तौर पर उनके लिए। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है E is v²T/r, और आगे उसने वैल्यूज पुट करके E का आंसर निकाला हुआ है। इसका मतलब है आपके पास E का आंसर है जो कि 80 जूल है। अब जो V है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू और अनसर्टेनिटी गिवन है, वैल्यू 4 है और अनसर्टेनिटी 0.1 है। उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू और अनसर्टेनिटी गिवन है, टाइम की वैल्यू और अनसर्टेनिटी गिवन है। और आप जो वेरी बेसिक बताऊं तो जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं कि ये जब इस तरह टाइम लिखा हुआ है तो इसमें 50 जो है वो टाइम की वैल्यू है, ये टाइम है, और जो 1 है वो उसकी अनसर्टेनिटी है, ±1 उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब वो कहता है कि आप ये बताओ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है। तो बेटा ये फिर देखो, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस है, पहली बात। दूसरी बात, V, T और R में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन है। अच्छा, एक और बात,
बेटा ये जूम चूंकि हमने पेड वर्जन हम नहीं यूज कर रहे, तो ये 10 मिनट्स के बाद क्लास जो ही खत्म होगी आप लोग फौरन वापस उसी लिंक पे दोबारा रीज्वाइन करेंगे फौरन। ओके, तो पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस हो गया, फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन है, उसके बाद कोई पावर रूल यूज हो रहा है, यस पावर रूल भी यूज हो रहा है। मतलब अगर आप ये पहले ही देख लेना तो फिर आप आगे केयरफुल रहेंगे। v की पावर 2 यूज हो रही है ना, v स्क्वायर। अच्छा, अब आप इनके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, ऐड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज। तो डेल्टा ई बाय ई इज इक्वल टू 2 डेल्टा v बाय v, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पावर रूल, प्लस डेल्टा t बाय t प्लस डेल्टा r बाय r। जो चीजें भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो आप उनके फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर देते हैं, और पावर रूल v स्क्वायर था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो नीचे वाला e है इसको भी हम यहाँ पे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये, और ये e चूंकि आपने निकाला हुआ है ऊपर, तो इस e की जगह आप 80 भी लिख सकते हैं। अब मैं इस e की जगह क्या लिखूंगा, 80, और इधर जो वैल्यूज हैं उनकी जगह भी, जिस तरह डेल्टा v है तो उसकी जगह 0.1 लिखूंगा, जिस तरह v है तो उसकी जगह 4 लिखूंगा, डेल्टा t की जगह 1 और t की जगह 50, डेल्टा r की जगह 0.3 और r की जगह 10। अब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 8 आएगा, 8 जूल। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन ये डी होगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें आपने एक स्टूडेंट ने जी की वैल्यूज मेजर की हैं और वो कहता है कि विच सेट ऑफ रीडिंग इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसमें 9.81 वैल्यू आ रही है ना एवरेज, वो तो नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इन सब की एवरेज 9.81। ये तो प्रिसाइज भी है, मतलब जो ए ऑप्शन है ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है, लेकिन हमने तो नहीं ढूंढना वो, हमने तो ढूंढना है जो नॉट एक्यूरेट हो। बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन जो है आपका ये अगर हम इसकी एक्यूरेसी चेक करें तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो हाई है लेकिन इसकी प्रिसिशन लो है। क्यों? क्योंकि देखो वैल्यू स्कैटर्ड है, 9.81, 10.12, 9.89, 8.94, 9.42, इन सब की एवरेज तो 9.81 के करीब आ सकती है, लेकिन द थिंग इज कि प्रिसिशन नहीं है बिकॉज दे आर स्कैटर्ड, और प्रिसिशन रिलेटिव कंपैरिजन होता है बेटा। यस यू राइट। So precise readings are the one which are too close to each other, और ये comparison है। अगर मैं आपको एक रीडिंग दूं ना सिर्फ ए और मैं कहूँ ये प्रिसाइज है या नहीं, तो आप नहीं बता सकते, आप कहेंगे सर दूसरी रीडिंग बताएं जिसके साथ कंपेयर करना है। तो हम अगर आप दो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम दोनों की रीडिंग्स की प्रिसिशन कंपेयर करके कहते हैं कि अच्छा स्टूडेंट ए ज्यादा प्रिसाइज है या बी ज्यादा। लेकिन अगर एक ही स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी रीडिंग प्रिसाइज है या नहीं। हाँ, अगर वो ग्राफ बनाता है, ग्राफ के थ्रू फिर हम बताते हैं कि अगर वो स्कैटर्ड ना हो, सारी बेस्ट फिट लाइन के ऊपर आ रही हो या क्लोज हो, then we can say okay these readings are precise। anyhow let's move forward। C की जो वैल्यूज हैं ये एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है, क्योंकि इनकी एवरेज 9.81 आएगी नहीं, तो एक्यूरेट नहीं है और प्रिसिशन भी नहीं है क्योंकि स्कैटर्ड है। अगर आप डी को देखें तो डी में ये सारी रीडिंग्स जो है रिलेटिवली बहुत क्लोज हैं, तो इनकी प्रिसिशन हाई है, लेकिन चूंकि ये 9.81 के करीब भी नहीं है तो इनकी एक्यूरेसी लो है। तो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी ऑप्शन था। नेक्स्ट अगेन अनसर्टेनिटी, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन केस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन केस, और P की वैल्यू दी हुई है और P की अनसर्टेनिटी भी दी है, Q की वैल्यू दी है, Q की अनसर्टेनिटी भी दी है। अब वो कहते हैं व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन x टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, आप उसने कहा कि 1 में बताओ, आंसर भी सारे 1 में ही है, ओके दैट्स फाइन। तो हम पहले ये करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, ये तो ये हम पहले अगर x निकाल लें तो ये बनता है 1.27 माइनस 0.83, तो ये बनता है 0.47। ओके, अब P और Q चूंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनके जो एरर्स हैं वो ऐड करेंगे हम, क्योंकि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में ये होता है कि जब दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो यू ऐड देयर एरर्स, यू ऑलवेज ऐड देयर एरर्स। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली।
तो व्हेन यू ऐड देम तो आपके पास आंसर आएगा 0.02 प्लस 0.01, सो इट्स 0.03। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स, दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100%। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.03 आई है, एक्स जो है वो 0.47 आया है, और आप उसको 100% से मल्टीप्लाई, तो मेरा ख्याल है कि ये 6 पॉइंट समथिंग आता है, तो वो 7 हमने इसका आंसर जो है वो किया था। ठीक है, ये एक लिहाज से थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि x इज p माइनस क्यू, पहले आपने x निकाला, फिर डेल्टा x निकाला, p और q के एरर को ऐड करके y यू एडेड, क्योंकि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन केस है, इसमें एरर्स ऐड होते हैं, फिर आपने उसका परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x इज डेल्टा x ओवर x इनटू 100, यू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज टू सॉल्व द आंसर। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन वेक्टर्स का मैं काफी क्वेश्चन ढूंढे, फिर मैंने कहा यार इनको वर्कशीट भी दी हुई है, सारे क्वेश्चंस तो इनको दिए हुए हैं, तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके खुद बना के इनको देता हूँ। तो ये वाइड क्वेश्चन था जो मैंने खुद बना के दिया था। अच्छा, अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड वन बेटा आप ये कर सकते हैं, रेजोल्यूशन मेथड कर सकते हैं, मतलब आप मैग्नीट्यूड के लिए इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। किसको? 5.2 को। अगर वो 120 है तो ये 60 होगा। ठीक है, अब आप 5.2 को रिजॉल्व करें, तो ये वाला कंपोनेंट बनता है 5.2 को अब मैं 52 लिख रहा हूँ, 5200 cos 60, और इधर वाला कंपोनेंट बन रहा है 5200 sin 60, राइट। अच्छा, जब आप ये कर लेते हैं तो अब आप इस फैक्टर को छोड़ देते हैं। अब आप देखें कि ऊपर 5200 sin 60 है और नीचे 2600 है, तो आप इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें ना, ये ऊपर उसका कंपोनेंट आ रहा था 5200 sin 60 और नीचे वाला जो है वो 2600 है, तो इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों को सॉल्व करके आपके पास एक कंपोनेंट आएगा। ठीक है, अब वो क्या कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा कंपोनेंट भाई? एक सेकेंड, आप कोई कैलकुलेट पहले ही कर ले, कैलकुलेट करें, देखें क्या आंसर आता है इसका। इसको कैलकुलेट करें और इसका आंसर उसमें लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। अच्छा बेटा, जिन लोगों ने मुझे मैसेज करके टेस्ट का कहा था ना, उनको मैंने भेज दिया है। ये हैदर को मैं भी भेज रहा हूँ क्योंकि मैंने मैसेज अभी पढ़ा है। तो बाकी लोग जिन्होंने टेस्ट अभी अपना लेना है वो फिर मुझे टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पिक्चर्स तो कल ले ली थी, लेकिन अब वो मैं फिर ग्रुप में नहीं शेयर करना चाह रहा था, खामखा आप लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती। ओके, तो इसका आंसर है जी 1903.3। ओके फाइन, थैंक यू अस्जद। तो ये है 1903.3। अब दूसरा इस तरफ जा रहा है, ये वाला 5200 cos 60। तो 5200 cos 60 जो है, ये देखें ये कितना आता है, फिफ्टी टू हंड्रेड इंटू 0. cos 60.5 होता है ना, हाँ तो ये हाफ आ गया ना 2600। ये अब ये दोनों राइट एंगल पर है ना, तो अब बेटा आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। मतलब आप देखो, आपको रेजोल्यूशन के बाद भी आंसर नहीं मिल रहा आपको, लेकिन वो काम थोड़ा आपका आसान कर रहा है, रेजोल्यूशन ने आपका काम आसान कर दिया है। अब आप ये इसका रिजल्टेंट निकाल लें, ये वाला, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं जरा और देखें, आंसर निकाल लें। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं।